हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आपको पीजीटी टीजीटी के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर्स की क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें, और अगर आप उन टेस्ट सीरीज़ से पढ़ाई करते हैं, उन टेस्ट सीरीज़ को ध्यान में रखकर चलते हैं और उनसे पढ़ते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके 50 से 60% तक का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी बनाई हुई, हमारी समझाई हुई टेस्ट सीरीज़ से ही आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ों को यूजीसी नेट, पीजीटी टीजीटी में आए हुए बार बार आए हुए प्रश्नों को और जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस का निर्माण कर कर आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर वे में हो पाए। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस करा था और हम अपने कमेंट सेक्शन का ध्यान रखते हुए हम आज कॉमर्स का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसकी पहली पार्ट 1 आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं और इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगी। आप चाहिएगा तो आप वीडियो को पॉज करके उसे सॉल्व करके फिर आंसर दीजिएगा, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आगे मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फेमा स्टैंड्स फॉर। फेमा का क्या फुल फॉर्म है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फंड एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एनहांसमेंट मॉनेटरी एक्ट, या फिर फ्यूचर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका सही आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आपका आंसर ए है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट WTO? इट इज़ द मेन ऑर्गन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये मेन ऑर्गन है मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। इट इज़ ग्लोबल इन इट्स मेंबरशिप। इट हैज़ फार वाइडर स्कोप दैन GATT। GATT का क्या फुल फॉर्म होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड ओनली कंट्री हैविंग मोर देन प्रेस्क्राइब GDP कैन बिकम इट्स मेंबर। तो इसका गलत कथन क्या होगा आपको ये बताना है। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। इसका आंसर, इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि आंसर इसका डी होगा, क्योंकि इसमें हमें गलत ही बताना था कि कौन सा आंसर गलत है। ओनली कंट्रीज हैविंग मोर देन प्रेस्क्राइब लेवल ऑफ दैट GDP कैन बिकम इट मेंबर, ये बिल्कुल गलत है। WTO का मेंबर कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई भी कंट्री बन सकती है, उसके लिए GDP का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे बात करते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से और आपको अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम वीडियो को हिंदी में भी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज। रुपी की कन्वर्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका, बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड। दूसरा है, अलाउइंग द वैल्यू ऑफ द रुपी टू बी फिक्स बाय मार्केट फोर्सेस। मतलब पहला था कि रुपी नोट जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा, जो रुपी की वैल्यू है वो मार्केट फोर्सेस से फिक्स होती है। तीसरा, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर मेजर करेंसी एंड वाइस वर्सा। मतलब रुपी अदर करेंसी में और अदर करेंसी रुपी में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी को दर्शाता है। चौथा, डेवलपिंग एन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर करेंसी इन इंडिया। तो सही इसका उत्तर होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, इसका उत्तर सी बिल्कुल सही होगा कि हमारी जो रुपी की कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये है कि अदर मेजर करेंसी रुपी में कन्वर्ट हो जाती हैं और रुपी अदर मेजर करेंसी में। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हैज़ बीन फाउंडेड टू एक्ट एज अ परमानेंट वॉच डॉग ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। कौन, किस इंस्टीट्यूशन को परमानेंट वॉच डॉग बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड का? इसका आपके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ISRD, ADS, WTO, DIMF। तो इसका सही उत्तर होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट वॉच डॉग है इंटरनेशनल ट्रेड का। आगे बात करते हैं कि कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है, कौन सा कथन आपका करेक्ट है, कौन सा कथन आपका करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो पहला दिया है, द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट इन इंडिया। दूसरा है, प्राइवेटाइजेशन अप टू 100% हैज़ बीन कैरिड आउट इन ऑल द PSU इन इंडिया। तीसरा है, अंडर स्ट्रैटेजिक सेल मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट सेल्स अ मेजर शेयर टू स्ट्रैटेजिक पार्टनर। जो डिसइन्वेस्टमेंट सेल ऑफ स्ट्रैटेजिक सेल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट मेथड है उसमें गवर्नमेंट मेजर शेयर जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनर को बेचती है। इनमें से कोई भी कथन गलत सही नहीं है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा सी,
ये कथन इंडिया के बारे में बिल्कुल सही है कि स्ट्रैटेजिक सेल मेथड जो है डिसइन्वेस्टमेंट का, अगर आपने पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट उसमें मेजर शेयर जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर को सेल कर देती है। मैं आपको कॉमर्स की तैयारी भी कराऊंगी तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। यहाँ पर मैं ये टेस्ट सीरीज लाने का उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएँ और आप समझ पाएँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके की तैयारी आपको करनी है और अभी प्रेजेंट टाइम पे आपका लेवल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एडवांस इनकम टैक्स कहाँ पर दिखाया जाता है? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल में, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल में या एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में? तो इसका सही आंसर होगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, न्यूमेरिकल है, या आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बी वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit C into partnership who get 1/3 of A share of profit from A and 1/2 share of B share of profit from B. इसमें सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँगी, C नया पार्टनर आया जो कि 1/3 किसका ले रहा है? 3/5 का, यानी कि A के शेयर का, और 1/2 किसका ले रहा है? B के शेयर का, यानी कि 2/5 का। तो ये निकाल के आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2:1:1। इसको आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन ऑफ द फर्म इज 5%, 6%, 10% या नन ऑफ द अबव। कहने का मतलब है पार्टनर्स लोन में अगर जब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है तो कौन सा इंटरेस्ट हम मानते हैं कि इतना लोन में दिया जाएगा? तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंटरिम डिविडेंड शो होता है, कहाँ शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको कहीं लिख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि इतना एनालिसिस करने के बाद आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा जितना एनालिसिस हम लोगों ने किया। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सी है ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इंटरिम डिविडेंड को हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, अगर आप हमसे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1 लाख आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ देखिए यहाँ पर क्या करना था, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे 1 लाख के, उसको रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और इस ऑब्जेक्ट से क्या करा गया, इक्विटी शेयर इशू करी गई 40,000 की एट पार। तो क्या अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में? तो इसका आंसर होगा आपका 60,000। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और देखिएगा 60,000 आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं मैच लिस्ट 1। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज, और ऐसे ना जाने हम कितनी सीरीज लेकर आने वाले हैं। मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो आपको मैं इसके लिए थोड़ा सा वक्त देती हूँ, आप इसको पॉज करके और वक्त ले सकते हैं। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। इसका सही आंसर आपका होगा 2143 यानी कि सी। आपको ए बी सी डी को ए को किससे मिलाना है? 2 से, बी को किससे मिलाना है? 1 से, सी को किससे मिलाना है? 4 से, और डी को किससे मिलाना है? आपको 3 से। ठीक है, तो इसको अगर हम आपको ऊपर दिखाएं तो आप देख सकते हैं, देखिए प्लानिंग का आपको किससे मैच करोगे? प्लानिंग को आप मैच करोगे फॉरकास्टिंग में, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए हम फॉरकास्ट करते हैं। दूसरा आपका क्या है, जो 1 आप बी है उसको किससे मैच करोगे? 1 से। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, जो सी है आपका वो किससे मैच करोगे? इसको आप 4 से मैच करोगे। डायरेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? मोटिवेट करते हो तभी तो डायरेक्शन दोगे। और कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो? इवैल्यूएट करते हो। बच्चे को इवैल्यूएट करते हो तभी तो कंट्रोल कर पाते हो उसे, किसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसी सेंस में आपको यहाँ पे मैच करना था कि किस कैटेगरी में कौन सा फंक्शन आएगा। आगे बात करते हैं, तो 2143 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन ऑब्जेक्टिव क्लॉज, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। सभी कुछ आता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम समझाने के लिए दूसरे वीडियोस बनाएंगे। ये हम टेस्ट सीरीज लाए हैं आपके लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी कैसी है, आप बताइए। नेक्स्ट, टेबल ए अल्टरनेटिव किसका है? प्रोस्पेक्टिव का अल्टरनेटिव है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अल्टरनेटिव है, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्टरनेटिव है, या नन ऑफ द अबव।
तो इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द, इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को या आउटसाइडर को? तो इसका सही आंसर होगा आपका आउटसाइडर को। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स अ कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट? किस मैथड के थ्रू कंपनी सेक्रेटरी को पोस्ट से निकाला जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, बाय ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर होगा आपका बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके सेक्रेटरी को अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम? ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो है, अब आप बताएंगे कि ये किससे रिलेटेड है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला दिया है रिलीविंग एक्सपोर्ट गुड्स ऑफ ड्यूटीज पेड फॉर कंपोनेंट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द एक्सपोर्ट गुड, प्रोवाइडिंग कैश इंसेंटिव टू एक्सपोर्टर टू कंपनसेट द ड्यूटी पेड बाय देम इन फॉरेन कंट्रीज। पहले वाले का मतलब था कि एक्सपोर्ट गुड्स पे जो ड्यूटीज लगती है उनको रिलीफ देना। ठीक है, दूसरा कैश इंसेंटिव देना एक्सपोर्टर्स को, ताकि जो ड्यूटी वो पे कर रहे हैं उसके लिए उनको कंपनसेट करा जा सके। तीसरा है कंपनसेटिंग इम्पोर्टर टू द एक्सटेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी पेड बाय देम, या फिर इम्पोर्टर को कंपनसेट करने के लिए जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी वो पे करते हैं ताकि वो इम्पोर्ट कर पाएँ। जो इम्पोर्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स या मेडिसिन वगैरह के लिए उनको इम्पोर्ट करने के लिए उनको कंपनसेट करा जा सके। और चौथा है प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग द ड्यूटी पेड बाय एक्सपोर्टर इफ देयर एक्सपोर्ट आर रिजेक्टेड इन फॉरेन कंट्री। और फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सके एक्सपोर्टर को कि अगर मान लीजिए उनके एक्सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए फॉरेन कंट्रीज में, तो उन्हें एक फैसिलिटी दी जा सके कि जो भी ड्यूटी उन्होंने पे करी है उसको वो विड्रॉ कर पाएँ। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का, बिल्कुल सही समझा आपने। कंपनसेटिंग इम्पोर्टर टू द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो है, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो है वो इम्पोर्टर को कंपनसेट करने के लिए, ताकि जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने पे करी है लाइफ सेविंग मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन वगैरह को इम्पोर्ट करने के लिए उनको कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये स्कीम उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन फॉरेन ट्रेड व्हाट इज द प्राइस क्वेटेड बाय अ सप्लायर विच इंक्लूड ऑल चार्जेस इनकर्ड अप टू द डोर डिलीवरी ऑफ गुड टू द बायर कॉल्ड? उसे क्या बोलते हैं? जो प्राइस सप्लायर देता है जिसमें सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं अप टू द डोर डिलीवरी ऑफ द गुड टू द बायर, मतलब बायर को गुड बेचने तक के, उस प्राइस को क्या बोलते हैं? तो उस प्राइस को लोको प्राइस बोलते हैं, CIF प्राइस बोलते हैं, फ्रांसो बोलते हैं, लैंडेड प्राइस बोलते हैं। आंसर आपको ऑलरेडी शो हो गया है, तो उसको फ्रांसो प्राइस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्रांसो प्राइस बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट कैन नॉट बी ओपन बाय मेल, लेटर ऑफ क्रेडिट को मेल के थ्रू नहीं खोला जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट पेमेंट टू बी सिक्योर्ड पार्टली और फुल्ली बियॉन्ड 90 डेज आर ट्रीटेड एज डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट। जो भी गुड्स को सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके लिए जो पेमेंट करा जाता है पार्टली और फुल्ली बियॉन्ड 90 डेज, तो वो क्या होते हैं? डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इन स्टेटमेंट को आपको कंसिडर करना है, इसमें से कौन सा सही आपको वो बताना है। तो इसका सही होगा, आपको आंसर देना है केवल एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है। तो आप कहेंगे दोनों ही सही हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? दोनों ही सही हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट को मेल के थ्रू नहीं खोला जा सकता है, और जो गुड्स का और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है अगेंस्ट पेमेंट टू बी सिक्योर्ड पार्टली और फुल्ली बियॉन्ड 90 डेज, वो एक डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अंडर विच प्रिंसिपल ऑल द राइट ऑफ एन इंश्योर्ड आर ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ क्लेम? किस प्रिंसिपल के अंडर में जितने भी राइट होते हैं इंश्योर्ड के, वो इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए जाते हैं क्लेम का पेमेंट करने के बाद? सबरोगेशन, अटमोस्ट गुड फेथ, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एवरेज क्लॉज। अगर इसका आंसर आपने देख लिया है फिर भी सही है, और अदरवाइज अगर आपने खुद से दिया है तो वेरी गुड, वेल डन। सबरोगेशन ही प्रिंसिपल है। इंश्योरेंस का प्रिंसिपल कौन सा है? सबरोगेशन, जिसके थ्रू ये होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इन अ मैरीन इंश्योरेंस व्हेन मस्ट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट? मैरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब एग्जिस्ट होता है? होना चाहिए मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, या फिर
बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट या एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब दोनों ही के टाइम पे। और चौथा है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी। तो इसका सही आंसर होगा एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ओके, मैरीन इंश्योरेंस की बात करी गई है। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो हैं वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको ये नहीं पता तो फिर दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज मेड बाय। कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिबेंचर, गवर्नमेंट। जब भाई रिजोल्यूशन पास होता है बोर्ड ऑफ मीटिंग में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बोनस शेयर इशू होते हैं किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। बोनस शेयर किसको दिए जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, डिबेंचर शेयर होल्डर को या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो सही आंसर दिया आपने इक्विटी शेयर होल्डर को। इसमें आंसर नीचे मेंशन है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज, और आपको पता तो होगा ही कि आपको आंसर पहले से पता था या नहीं पता था, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितने के आंसर आते थे। लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज कॉन्ट्रैक्चुअल ओनली, स्टैट्यूटरी होती है या सिविल होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैट्यूटरी दोनों होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बोथ। जो कंपनी सेक्रेटरी की जो लाइबिलिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी होती है और स्टैट्यूटरी भी होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज इन द ईयर 1956 में ये नेशनलाइज हुआ था। इसके ऑप्शन ये थे बट इसका करेक्ट आंसर होगा 1956। ओके, हो सकता है कुछ के आंसर मैंने जल्दी बता दिए बट स्टिल आपको आज कुछ 25 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आप 100% गारंटी लेकर जाओ। और इसी तरीके से अगर आपने हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कर ली तो आपको आपकी जॉब लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। उसके अलावा हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हम आपको टिप्स और स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस तरीके से आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो हमारे उन सभी ऑडियंस के लिए जो इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और उन सभी के लिए जिनको इसकी नीड थी। नमस्कार।